We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All human beings are born free and equal in dignity and rights. मानव अधिकार सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, ये संस्कार होना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, रायपुर दूरदर्शन केंद्र का प्रादेशिक समाचार एकांश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज 10 दिसंबर है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। एक बात बताइए, प्रकृति प्रदत्त सारी चीज़ें क्या आपको भेदभाव के साथ मिली हैं? क्या हवा, पानी या प्रकृति प्रदत्त कोई भी चीज़ होती है, उसको देने में क्या भगवान ने आपके साथ भेदभाव किया? नहीं। तो फिर मानव के अधिकारों पर भेदभाव क्यों? इसी भेदभाव को मिटाने के लिए 10 दिसंबर सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक चार्टर बनाया, जिसे मानव अधिकार के रूप में उसे प्रस्तुत किया गया और इस पर 48 देशों, जिनमें भारत भी शामिल था, उन्होंने हस्ताक्षर किए। और भारत की यदि हम बात करें तो भारत में सन 1993 में लगभग 45 सालों बाद मानवाधिकार कानून बना और उसी साल NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानवाधिकार है क्या चीज़, मानवाधिकार के बारे में आप कितना जानते हैं और मानवाधिकार आपके लिए क्यों ज़रूरी है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए, इन्हीं सब बातों को आपको बताने के लिए आज हमने ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग के उप सचिव ज्योति अग्रवाल जी। नमस्कार ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मानव अधिकार क्या चीज़ है और ये एक आम आदमी के लिए क्यों ज़रूरी है? मानव अधिकार के लिए यदि हम एक ही शब्दों में बात करें जी, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है कि मनुष्य होने के नाते जी, जो एक गरिमापूर्ण रूप से जीने के लिए जितने भी अधिकार हैं जी, वो मानव अधिकार कहलाए जाते हैं। जी। और मानव अधिकार ज़रूरी क्यों है, यह तो सर्वविदित है कि यदि हम इस धरती पर पैदा हुए हैं तो हम जन्म से ही कुछ अपने अधिकारों को लेकर ही जन्म लेते हैं, जी, जो हमें अपने आगे के जीवन को सुचारू रूप से जीने और उस गरिमापूर्ण वातावरण में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। लगभग 45 साल लगे। सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस चार्टर को एक्सेप्ट किया, अंगीकार किया और उसके बाद 45 साल बाद भारत में मानव अधिकार के कानून भी आए और आयोग का भी गठन हुआ। तो जो आयोग का गठन हुआ, इसका क्या क्या कार्यक्षेत्र बनाया गया है? सन 1993 से जो आयोग गठित हुआ, इसमें दो आयोग की दो अलग अलग शाखाएं हैं, एक राष्ट्रीय आयोग है और एक राज्य आयोग है। क्या इसके कार्यक्षेत्र हैं? जी जी, सबसे पहले तो आपने ये एक बात बोली कि 45 वर्ष लगे कानून बनने में। ऐसा नहीं है। कानून तो भारतीय संविधान जब लागू हुआ वर्ष 1950 में, तो सबसे पहले ही उसमें मौलिक अधिकार के रूप में समाहित किए गए। जो मौलिक अधिकार है वो ही जो चार्टर अंगीकृत किए गए थे 48 देशों के द्वारा, वही अधिकार जो मौलिक अधिकार के रूप में हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए। अब ये 45 वर्षों का समय क्यों लगा, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा पहलू ये है कि भारतीय संविधान में जब मौलिक अधिकार के रूप में अधिकारों को शामिल किया गया, उसके बाद भी ऐसे युद्ध आए, आपातकाल आए और ऐसे बहुत सारे मौके आए जी, जैसे बंटवारा हुआ, लोग इस देश से उस देश गए, शरणार्थी के रूप में फिर देश आने लगे, तो सबके रहन सहन, अधिकारों, रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई हुई। तो देखा गया कि यहाँ पर मौलिक अधिकार होने के बावजूद भी लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। तब वर्ष 1993 में यह अधिनियम लागू हुआ जी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू होने के पश्चात अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई जी। उसी समय देश में जितने भी राज्य हुए उसमें सभी में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। अप्रैल 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हुआ। उसके बाद जी। जब हम मानवाधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं जी। तो जहाँ भी मानव अधिकार का हनन होता है,
लोक सेवक द्वारा अपने लोक कर्तव्यों की अवहेलना की जाती है जी, या फिर ऐसे मामले देखे जाते हैं कि उपेक्षा हो रही है किसी के मानव अधिकार की जी, तब मानव अधिकार आयोग उसका संज्ञान लेता है जी। इसकी प्रक्रिया की यदि बात करें कि किस प्रकार से लोग इसमें शिकायत करेंगे, पीड़ित कैसे मानव अधिकार आयोग तक आएगा जी, तो इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि स्वयं पीड़ित चलकर आयोग तक आए तभी उसकी मानव अधिकार हनन के लिए आयोग से कार्रवाई होगी। मात्र यह पर्याप्त है कि कहीं पर मानव अधिकार का हनन हो रहा है और वह कमीशन तक अपनी बात पहुंचा सके, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो या किसी भी टेलीफोनिक माध्यम से हो। आयोग के संज्ञान में जब ये बात आती है कि लोक सेवक द्वारा कर्तव्य की अवहेलना की जा रही है या उपेक्षा की जा रही है, तब आयोग उसमें संज्ञान लेते हैं। जैसे भारत में तो बहुत ही विविधताओं का देश है भारत, और थोड़ी सी यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की वजह से मानव अधिकार थोड़ी सी जो क्षेत्र है वो जटिल भी हो जाता है। एक पक्षी नहीं हो सकता, दो पक्ष में हम इसकी बात करते हैं। तो यदि हम अपने राज्य की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ राज्य में मानव अधिकार आयोग सन 2001 से जो एस्टेब्लिश हुआ है, अभी तक ऐसे क्या क्या कार्य, महत्वपूर्ण कार्य किए हैं छत्तीसगढ़ राज्य में मानव अधिकार आयोग ने, जिनके बारे में आप मुझे बताएंगे? जी जी, ज़रूर से। छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग ऐसे हर बिंदुओं पर, जहाँ पर चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पर्यावरण से संबंधित कोई क्षेत्र हो या फिर लोगों के हित से जुड़ा हुआ ऐसा क्षेत्र जो शासकीय या अशासकीय रूप से उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ है, उसमें अधिकार के संरक्षण के लिए संज्ञान लेता है जी। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। बिल्कुल। कि आपने देखा होगा कि दूरदर्शन में गुमशुदा व्यक्तियों का प्रसारण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यह वर्ष 2007 में छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग से अनुशंसा हुई थी कि गुमशुदा व्यक्तियों के लिए लोगों को जानकारी प्रदान की जावे कि वह गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानते हैं या देखे हैं तो वह उसको बताएं। दूरदर्शन एक नेशनल चैनल है और उसके माध्यम से लोग जानते हैं तो उसको प्रसारित करना आवश्यक है जी। और एक आपने और देखा होगा कि ऐसे शराब दुकानें होती हैं तो उसके बाहर जो ग्लो साइन बोर्ड लगा रहे हैं वह भी छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा पर हुआ था। एक सबसे अच्छा जो बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है वह अनुशंसा यह है कि जब बच्चों को आँख में चश्मा लगता है, कई बच्चे कमज़ोर होते हैं, आँख में चश्मा लगता है तो उसमें मेडिकली ऐसा है कि वो 6/6 से भी चश्मा लगने के बाद भी वो डायरेक्ट नहीं देख सकते। जब आयोग के संज्ञान में ये बात आई कि ऐसे बच्चों को वो उचित दूरी में बैठाकर शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है, उनको पीछे बिठाया जाता है तो फिर उनको देखने में समस्या होती है, उनको आयोग ने शिक्षा विभाग को यह अनुशंसा जारी करी कि वह ऐसे बच्चों को चिन्हांकित करके जिनकी आंखों में चश्मा लगा है उनको फ्रंट सीट पर बैठाए ताकि उनको देखने में, पढ़ने में, समझने में वो असुविधा ना हो। स्कूल की फ़ीस को लेके या फिर हमारे प्रदेश में भी कई ऐसी चीज़ें हैं, कई सामाजिक ऐसी बुराइयां हैं जिसके लिए काफ़ी महिलाओं को और ख़ासकर बच्चों को, महिलाओं को इस चीज़ का दंश भोगना पड़ा है। तो उसको लेकर भी राज्य मानव अधिकार आयोग ने कुछ कार्य किए हैं यहाँ पे? जी जी। जैसे टोनी प्रथा हुई या फिर समाज से जात बहिष्कार बहुत होता है यहाँ पे। जी, जी, जी। उन सब बातों पर भी क्या किया है मानव अधिकार आयोग ने? जी जी, हम लोग भारतीय संविधान के तहत ये देखते हैं कि सामाजिक बहिष्कार बहुत होते हैं इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे। तो कमीशन में जैसे शिकायत आती है या न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसे कोई नॉलेज में आता है कि संबंधित क्षेत्र में संबंधित व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार हुआ है तो कमीशन उसके बारे में संज्ञान लेती है और संबंधित जिले के कलेक्टर को, जो कि उस जिले में राज्य शासन का प्रतिनिधि होता है, उनको पत्र जारी होता है कि वह संबंधित गांव में या संबंधित व्यक्तियों के बीच में बैठक कराकर उनको सुलह समझौते के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार की बुराइयों को दूर करे। ऐसा तो उसके लिए कार्रवाई होती है और वो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है कि सामाजिक बहिष्कार ऐसे बहुत कम हो जाते हैं फिर। अच्छा, ये एक चीज़ होती है कि जो मानवाधिकार के कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें क्या निराकरण की कहीं कमी रह जाती है या कुछ मानवाधिकार आयोग उसमें कुछ कहीं ऐसा रहता है कि वहाँ पे वो मामले का निराकरण नहीं कर पाया, उस चीज़ को लेके कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है कि काम नहीं कर पाए हैं या फिर संज्ञान नहीं ले पाए हैं।
स्थिति सिर्फ वहाँ होती है जब दो व्यक्तिगत रूप से किन्हीं की लड़ाई हो या व्यक्तिगत रूप से कोई विवाद हो, तभी ऐसी स्थिति होती है। क्योंकि जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है वो पूर्ण रूप से जो लोक सेवक हैं उनके द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा या अवहेलना पर ही लागू होता है। और उसी अधिनियम के तहत जब छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई है, इस स्थिति में दो व्यक्तियों के बीच सुलह समझौते के लिए या दो व्यक्तियों के बीच पर्सनल जो लड़ाई होती है, वाद विवाद होता है, उसके लिए फिर कमीशन संज्ञान नहीं ले पाता है। आयोग की अनुशंसा पर ज़्यादातर समय या पूरे समय पे सरकार काम करती है, उनके अनुशंसा को संज्ञान में लिया जाता है। जी ज़रूर। अनुशंसा को अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि राज्य शासन को कोई अनुशंसा प्रेषित की गई हो और वह लागू नहीं किया हो या स्वीकार करने से मना किया गया हो, क्योंकि भले ही वो अनुशंसा का रूप होती है, पर जो कमीशन है छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग है, उसमें चीफ जस्टिस या जस्टिस इसके चेयरमैन होते हैं। उनका कोई भी अनुशंसा एक आदेश का प्रभाव रखता है। जी। इस कारण से अनुशंसा पालन किया जाता है शासन के द्वारा। अच्छा, ये एक चीज़ होती है मैम कि अभी इतने साल मानवाधिकार के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन अभी भी यदि हम ग्रास रूट लेवल पे बात करें तो बहुत से गरीब लोगों को मानवाधिकार के बारे में या तो पता नहीं है या फिर मानवाधिकार का दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग की बात तो बाद में, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि ग्रास रूट लेवल पे गरीबों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है और वो कई बार झिझकते हैं अपने रिपोर्ट लिखाने से। तो इसके लिए मानवाधिकार आयोग ने क्या कोशिश की है कि वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे? जी, मेरे मत में ऐसा है कि मानव अधिकार के संबंध में नहीं जानना या अनभिज्ञ रहना यह मुख्य रूप से शिक्षा अशिक्षा पर ही निर्भर करता है। जी। यदि लोग शिक्षित हैं तो वह अपने अधिकारों के बारे में जरूर से जानेंगे। जी। अभी तो स्कूलों में सिलेबस में भी, NCERT के सिलेबस में भी अधिकारों के रूप में मानव अधिकार का एक चैप्टर भी रखा गया है। जी। कि वह जो ग्रामीण स्तर पर एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा का है, तो वहाँ पर भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है मानव अधिकार के रूप में। और जहाँ तक ग्रास रूट लेवल की बात है, तो जब भी ऐसे मानव अधिकार हनन का, चाहे वह किसी भी तबके का व्यक्ति हो, यदि समाचार पत्र प्रकाशन के माध्यम से भी जानकारी में आता है तो उसके लिए कमीशन संज्ञान जरूर से लेता है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी। बैकुंठपुर में अस्पताल में, शासकीय अस्पताल में, जिला कोरिया में एक न्यूज़ प्रकाशित हुआ था न्यूज़पेपर में कि बच्चा, गर्भवती महिला का बच्चा डस्टबिन में गिर गया। एक आपको याद होगा, उसमें वो महिला के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो मानवाधिकार आयोग के बारे में जानती हो या अपने अधिकारों के बारे में मानवाधिकार आयोग में आके कंप्लेन करे। वो सिर्फ न्यूज़पेपर प्रकाशन के आधार पर कमीशन ने उसमें संज्ञान लिया और उसमें अनुशंसा की गई कि जो लापरवाह चिकित्सक हैं या स्टाफ हैं वो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और ऐसी अनुशंसा पर वो क्षतिपूर्ति का भी अनुशंसा किया जाता है। तो ये सब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पालन किया जाता है। हाँ, मतलब कि जी बिल्कुल, जब जैसे ही संज्ञान में आए तो उसके लिए कार्रवाई होते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वह गरीब व्यक्ति है या नहीं जानता अधिकारों के बारे में तो उसके अधिकार की रक्षा नहीं की जाएगी। हाँ, सही बात है, क्योंकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी है कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि ये न्याय हुआ है हमारे। अच्छा मैडम, एक बात बताइए कि जो कोई भी मतलब जिसके मानव अधिकारों का हनन हुआ है, उसको आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करानी है तो किस प्रोसेस से वो जाएगा? जी जी ज़रूर, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जी। मानव अधिकार आयोग में या तो साधारण डाक के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं या फिर HRC पोर्टल है, अगर कोई कंप्यूटर में यूज़र फ्रेंडली है, वेबसाइट में जाकर HRC पोर्टल देखेंगे उसमें से भी कर सकते हैं। जी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यह जानता है कि यहाँ पर मानव अधिकार का हनन हो रहा है तो वह शिकायत डाक के माध्यम से या स्वयं आकर या वह जानकार रखने वाला व्यक्ति सीधे कर सकता है। जी, तीनों ही तरीके से मतलब उस चीज़ पर पहुंचा जा सकता है। मुख्य मुद्दा यह है कि आयोग के संज्ञान में आना चाहिए, आपकी बात आनी चाहिए। आयोग के संज्ञान में बात आ गई तो वो अपने उसका माध्यम इम्पोर्टेंट नहीं होता। मतलब वो किस अपने तरीके से फिर उस बात पर संज्ञान लेके जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। जी जी। संविधान की जैसे आपने बात की थी, संविधान में हमारे मूल अधिकार हैं और इधर मानव अधिकार भी हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? जी जी। कहा जाता है कि एक शरीर एक आत्मा, ऐसा कुछ दोनों के बीच का संबंध है? बिल्कुल सही जी। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में
मौलिक अधिकार के रूप में समाहित किया गया है। यह जो 1948 में जो चार्टर आया था उसी को ही अंगीकृत करके मौलिक अधिकार। जी। भारतीय संविधान हमारे देश का संविधान है, उसमें जो अधिकार समाहित है वो भारतीय नागरिक होने के नाते जी भारत के हर नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। जी। पर यहाँ पर मानव अधिकार की बात आती है। जो मानव अधिकार है वह सार्वभौमिक है। जी। वो हर एक मनुष्य को जो इस पृथ्वी पर है उन सबको वो अधिकार प्राप्त है, चाहे वो भारत का निवासी हो या किसी देश का निवासी हो या ना हो, वो सार्वभौमिक अधिकार है। तो वही मानव अधिकार है। तो मानव अधिकार जो है वो एक विस्तृत बात है और हमारे संविधान की बात हमारे देश तक सीमित है और मानव अधिकार पूरे विश्व के लिए है। जी जी। कुल मिला के इस बात का हमको जो अधिकार एक मानव होने के नाते है वह विश्व में हम कहीं भी जाएं हमको वो अधिकार रहेंगे। वो अधिकार रहेंगे। पर मौलिक अधिकार जो है वो हमारे देश के संविधान में हमारे देश के नागरिक होने के नाते हमको हमारे देश की सीमाओं से बंधे हुए हैं। जी जी। ये मैं जानना चाहता हूँ मैम कि ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिन पर आयोग संज्ञान लेता है। अच्छा, उससे पहले मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी कार्यशैली अलग है और राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्यशैली अलग है या उनके दोनों के विषय अलग अलग होते हैं? ऐसा नहीं है कि कार्यशैली अलग है, कार्यशैली एक ही है जी। पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग कुछ विषय पर भिन्न है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसे विषयों पर संज्ञान ले सकता है जो राष्ट्रीय विषय से संबंधित हो, जी। जैसे कि आतंकवाद हो गया, कोई विस्फोटक पदार्थ के लिए कहीं पर कानून की बात हो गई, या टेलीफोनिक जो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई कर्मचारियों के या अधिकारों की बात हो गई। तो इन सब विषयों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संज्ञान लेता है। और राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य क्षेत्र में राज्य से संबंधित विषयों पर संज्ञान लेता है। जैसे कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 1, सूची 2, सूची 3 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची के विषय हैं उस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही संज्ञान ले सकते हैं। राज्य सूची और समवर्ती सूची के संबंध में राज्य मानवाधिकार आयोग संज्ञान ले सकते हैं। समवर्ती सूची के संबंध में तो दोनों ही आयोग संज्ञान ले सकते हैं। तो राज्य में राज्य से संबंधित जो विषय होते हैं जैसे कि कृषि कानून हो गया या कृषि से संबंधित कोई कर से संबंधित हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो इन सब विषयों पर, शिक्षा के विषय पर हो गया, तो इन सब विषयों पर छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग संज्ञान ले सकते हैं। और जो संघ की सूची होती है उन सारे विषयों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हो वो उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। एक चीज़ आती है मैम कि एनजीओज की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार हम सुनते हैं कि मानवाधिकार के क्षेत्र में एनजीओज काम कर रहे हैं, तो ये आप क्या एनजीओज के साथ काम करते हैं या एनजीओज को आप इन क्षेत्रों में आगे बढ़ाते हैं मानवाधिकार को जन जन तक पहुंचाने के लिए? क्या ऐसी कोई बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये निश्चित है कि कई ऐसे एनजीओज होते हैं जो मानवाधिकार के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं और वो लोगों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए उन्हें जागरूक करते हैं, उनकी समस्याओं को आयोग तक पहुंचाते हैं। ये एक अच्छा पहलू है कि एनजीओ या गैर शासकीय संगठन जो है वो मानवाधिकार की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। परंतु इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जो मानवाधिकार आयोग है वह छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी ऐसे गैर सरकारी संस्थाओं या एनजीओज को मान्यता प्रदान नहीं करता है कि वह आयोग की ओर से किसी संस्था से या किसी अधिकारी से पत्राचार करे या किसी भी प्रकार से उनको मिसगाइड करे। ऐसा कोई मान्यता प्रदान नहीं करता किसी को। कई बार ऐसे भी जानकारी में आता है, कई बड़े-बड़े मामले हुए, कई संज्ञान में आए ऐसे मामले। जी, मैं आपको वही नेक्स्ट बताने वाली थी। कई मामले ऐसे आए हैं कि पुलिस अधिकारियों को या शासकीय सेवकों को कोई एनजीओ कार्यकर्ता की वह मानवाधिकार आयोग का सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है, इस तरीके से कार्य करिए नहीं तो फिर आपके विरुद्ध हम कार्यवाही करेंगे, तो धमकी भरा लेटर पैड जारी करते हैं। उसमें आयोग का लोगो यूज़ कर लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मान्यता के संबंध में लिख देते हैं। पर ऐसी किसी भी संस्थाओं को मान्यता प्रदान नहीं की गई है अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य में। परंतु जब ऐसे संज्ञान में आती है बात, एक प्रकरण हुआ था बस्तर क्षेत्र में जहां पर आयोग के नाम से लेटर पैड में आयोग का लोगो यूज़ करके संबंधित व्यक्ति ने
किसी शासकीय अधिकारी को यह पत्र जारी किया कि आप हमारे लिए हमारे क्षेत्र में ये कार्य कराइए, अन्यथा हमारे आयोग के द्वारा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जब वो लेटर पेड के साथ हमारे आयोग से पत्राचार किया गया संबंधित कलेक्टर के द्वारा, तब हमारे नॉलेज में यह बात आई और हमने उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई। दांडिक प्रकरण अभी लंबित है न्यायालय में। और इस तरीके से अच्छे कार्य के लिए सब अच्छा है, पर जब उसका दुरुपयोग किया जाए तो वो चीज़ गलत हो जाती है। ऐसे ही एक दुरुपयोग की बात मैं आपसे फिर करना चाहता हूँ। शिक्षित जो होते हैं, एक वर्ग विशेष जो शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षित लोग हैं, वो मानवाधिकार को समझते हैं, लेकिन अशिक्षित उन मानवाधिकार को इतना नहीं समझ पाते। दोनों के बीच में जो खाई है, क्या यहाँ पे दुरुपयोग की संभावना है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हम उसको अच्छे पहलू में यह देखें कि जो शिक्षित लोग होते हैं जी, वह जो अशिक्षित है या जो नहीं जानते हैं उनकी मदद करें कि वो उनके मौलिक अधिकार क्या है या उनके मानव अधिकार क्या है, जिसके लिए उनके साथ जो अहित हो रहा है उसको वो न्यायालय तक पहुंचाए। जैसे कि कई बार क्या होता है कि पेंशन से संबंधित प्रकरण होते हैं जी, या मान लीजिए नगर निगम कहीं पर पाइपलाइन बिछा दी है पर नल कनेक्शन नहीं मिला है जी, तो ऐसी शिकायतें यदि आयोग में आती है तो ज़रूरी नहीं है कि झुग्गी झोपड़ है उसके पास में कोई पाइपलाइन बिछा है और वहाँ पर नल कनेक्शन में पानी नहीं आ रहा है तो वो शिकायत आयोग तक सिर्फ पीड़ित ही पहुँचाएगा। कोई शिक्षित वर्ग या कोई एनजीओ जो ऐसी घटना को जानता है तो वह आयोग में यह जानकारी देते हैं कि संबंधित क्षेत्र में पानी नहीं गया है या नल कनेक्शन से उस झुग्गी झोपड़ी में पानी नहीं मिल रहा है, तो उसमें आयोग संज्ञान लेकर उनको वो सुविधा प्रदान करने के लिए नगर निगम को पत्र जारी करते हैं। जी, तो आपने इतने कम समय में मानवाधिकार को लेकर आज इस महत्वपूर्ण दिन पर बहुत अच्छी जानकारी दी और इन जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने कि आदरणीय ज्योति अग्रवाल जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी और इस संबंध में मैं आपसे यही कहूँगा कि परस्पर आपसी सम्मान, हमारा आपस का सम्मान बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के मानव अधिकारों को समझ सकें, क्योंकि यदि हम सामने वाले के अधिकारों को समझेंगे तभी हम सामने वाले के मानव अधिकारों को भी उतना ही महत्व दे पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मानव अधिकार के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि आपको इस संबंध में और जानकारी दें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।